हेलो गाइस। कैसे हो आप सब। तो गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस अब हम आज से कुछ कुछ टॉपिक क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स फेब मंथ में होने हैं। अभी ये क्लियर नहीं है कि ऑनलाइन होंगे एंड ऑफलाइन होंगे, कौन सा मोड यूनिवर्सिटी चूज़ करती है। बट जैसे जैसे अब तुम्हारे पेपर भी पता है कि नज़दीक आ रहे हैं, तो प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी। तो गाइज जैसे आपको पता है कि आपके थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये में एक सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टॉपिक है और एक चैप्टर भी है, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए जो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं वो है सेंट्रॉइड निकालना, विच इज़ बेसिकली वी वांट टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड बिफोर कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम वही आज टॉपिक कवर करेंगे। तो गाइस आपको पता होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, पहले हमारी एक ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है ये सब 12th में आप पढ़ के भी आए होंगे, और ये न्यूटन ने दी थी ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो आपके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो भी दो बॉडीज़ के बीच में वो फोर्स लग रही है, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके डिस्टेंस के, मतलब वो कितने डिस्टेंस अपार्ट है वो दोनों बॉडीज़। तो जो आपका निकल के आता है वो आता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। और जब हम कांस्टेंट ये यूज़ करते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए, विच इज जी। जी क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये है हमारा जो बेसिक था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। क्योंकि हम सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ेंगे तो उसके लिए मेरे को पहले पता होना चाहिए कि जी क्या है। तो अब जैसे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आप लोगों को भी पता है कि जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनी है। तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी हमारे जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमारे लार्ज पार्टिकल्स में, तो वो क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि हमने भी ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ी है कि कोई भी दो मास होंगे तो वो आपस में अट्रैक्ट होंगे एक फोर्स के थ्रू। तो वही जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी आपस में अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, ठीक है। और कौन सी फोर्स उसमें यूज होती है, ग्रेविटी, विच मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी विद विच अ पार्टिकल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड अर्थ इज कॉल्ड वेट ऑफ द पार्टिकल। और जो फोर्स होती है ग्रेविटी की, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, हम इसे वेट ऑफ द पार्टिकल के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि जो उन पार्टिकल्स का वेट होता है वही अट्रैक्ट होता है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। तो अब आपको पता है कि अगर किसी जैसे हम एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, यूनिवर्स कंसिडर कर लो, वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बने हुए हैं। तो उसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं हमने उनका मास मान लिया m1 m2 m3 m4 m5। तो आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल, हम जैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जी, स्मॉल जी यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमारी जो फोर्स होती है जो न्यूटन ने दी थी वो क्या थी, m/g, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। तो m1g m2g m3g m4g, तो ये क्या आपकी फोर्स है, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये किसके बराबर होंगे, टोटल वेट ऑफ द बॉडी के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो अब मैं एक बार दोबारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन बोल दूं। द सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी मे बी डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू एक्ट। तो गाइस जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया कि ये क्या है, एक पॉइंट है। जैसे बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनका कुछ कुछ मासेस है, m1 m2 m3 जैसे हमने कंसिडर किया है ऊपर वाले डायग्राम में। तो इसमें क्या होता है कि जो उनका पूरा वेट होता है, जैसे इन सब का जो पूरा वेट होगा, वेट क्या होगा इनका, इनका होगा m1 + m2 + m3 + m4 + m5 ब्रैकेट क्रॉस फिर जी। तो ये टोटल इनका वेट होगा। तो वो क्या होंगे, जहाँ पे ये सारे वेट एक पॉइंट पे एक्ट हो रहे होंगे, तो वो पॉइंट क्या होगा, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो क्या होगा हमारा पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जैसे कि मैंने बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड ये दोनों अलग अलग होते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक पॉइंट होता है जहाँ पे हर वेट का, जहाँ पे हर मास का, जैसे कोई बॉडी है उसका कोई मास है, उसका जो पूरा वेट है वो एज्यूम टू बी एक्ट, मतलब वो उस पॉइंट पे एक्ट हो रहा होगा, ठीक है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे इसमें कोई भी बॉडी है
तो उसका एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा, उसके अलग अलग पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, ये मेन चीज़ याद रखना, क्योंकि अभी हम जब डिफरेंस पढ़ेंगे सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में तो ये हमारा काम आएगा। तो अब सेंट्रॉयड पढ़ते हैं। सेंट्रॉयड क्या होता है, जिसे हम सेंटर ऑफ एरिया के नाम से भी जानते हैं। तो जानते हो दोस्तों आपकी सेंटर ऑफ एरिया, द प्लेन फिगर्स लाइक ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, कोऑर्डिनेटर हैव ओनली एरियाज बट नो मास। क्योंकि हमने देखा है कि जो आपको पता है कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया और सर्कल हो गया, इनमें क्या होता है कि हमारा एरिया होता है, मास नहीं होता। तो इसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, द सेंटर ऑफ एरिया, हम जो इनका एरिया फाइंड आउट करते हैं, सेंटर ऑफ एरिया ऑफ सच फिगर इज नोन एज सेंट्रॉयड। तो अब जो हम इन सब का एरिया, जैसे उनका पूरा बॉडी का जो मास एक पॉइंट पे एक्ट हो रहा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, वो पॉइंट क्या था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी था उन पूरे बॉडी का। अब इसमें क्या है कि इसमें जैसे आपको कोई शेप दे दी होगी, कुछ फिगर दे दिया होगा, जैसे मैंने बताया था स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, कुछ भी ऐसी शेप होंगी, उसमें आप मास तो फाइंड आउट नहीं करोगे, उसमें आप एरिया फाइंड आउट करोगे, क्योंकि उनका मास नहीं होता है। तो आप उनके एरिया की हेल्प से आप उनके सेंट्रॉइड्स फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो मैं एक बार डेफिनेशन दोबारा पढ़ देता हूँ। द सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ एरिया इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द होल एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। अब थोड़ा बहुत समझ में आया क्या बोला है, कि जो एक पॉइंट जहाँ पे पूरा होल एरिया, मतलब कि पूरा एक प्लेन फिगर होगी, जैसे एन शेप है, आई शेप है, ई शेप्ड है या जेड शेप्ड है, तो उसमें क्या होगा कि उस पूरे प्लेन फिगर का जो भी होल एरिया होगा, पूरा एरिया, तो वो जो भी एक पॉइंट पे एक्ट हो रहा होगा, तो वो पॉइंट होगा हमारा सेंट्रॉइड। वो क्या पॉइंट होगा हमारा, सेंट्रॉइड। जैसे मैं अगर ई शेप की बात करूँ, तो ई शेप में आपके तीन, जब आप ई शेप को बाइफरकेट करोगे तो आपके तीन रेक्टेंगल बनेंगे। तो उन तीन रेक्टेंगल का मिला के जो सेंटर ऑफ एरिया होगा, उनका जो एक पॉइंट पे एक्ट हो रहा होगा उन तीनों रेक्टेंगल्स का, तो वो क्या होगा आपका सेंट्रॉइड पॉइंट। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आया सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड में। अब मैं आपको बता दूं कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। ठीक है, तो जो सेंट्रॉइड है वो उसी प्लेन के लिए, प्लेन फिगर्स के लिए यूज़ की जाती है जहाँ पे सिर्फ एरिया होता है, मास नहीं होता। जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी सॉलिड बॉडीज़ के लिए यूज़ की जाती है जिनका मास होता है, जैसे मैं आपको बता ही देता M1G M2G। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंट्रॉइड की जगह यूज़ की जा सकती है प्लेन फिगर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो भी प्लेन फिगर्स हैं उनका क्या है, एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जो कोइंसाइड करेगा सेंटर ऑफ, जो सेंट्रॉइड होगा उनके प्लेन फिगर्स से। क्योंकि आपको पता है जिनका मास होगा उसका फिर एरिया भी होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि जब मास होगा तो उनका कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट भी होगा, तो उनका जो सेंट्रॉइड होगा वो उस पॉइंट से कोइंसाइड करेगा। तो बट आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रॉइड है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जगह यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सॉलिड बॉडी है आपकी वो बहुत सारी नंबर छोटी छोटी बॉडीज़ में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, छोटी छोटी स्प्लिट हो जाती है बॉडीज़ में, जिनका खुद का एक अलग से सेंट्रॉइड पॉइंट होता है, जबकि उस पूरी बॉडी का एक सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट होगा। बट वो जब पूरी बॉडी जब छोटी छोटी लेमिनास में स्प्लिट होगी, तो उनका अलग से एक सेंट्रॉइड होगा, जो जैसे मान लो एक पूरी बॉडी का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है, जबकि उसमें जब नंबर ऑफ छोटी छोटी बॉडी स्प्लिट में होंगी, छोटी छोटी बॉडीज में स्प्लिट होंगी, तो उनका अलग से सेंट्रॉइड होगा। पूरी बॉडी का एक है, उन छोटी बॉडीज जब वो स्प्लिट होंगी उनका अलग अलग होगा सेंट्रॉइड। तो वो हम सेंट्रॉइड फिर वो पॉइंट यूज़ नहीं कर सकते सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं सेंट्रॉइडल एक्सिस की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी एक्सिस पास होती है सेंट्रॉइडल ऑफ अ प्लेन फिगर, जो भी एक सेंट्रॉइड का पॉइंट है, जैसे मान लो हमारे यहाँ पे ओ पॉइंट है, वो ओ पॉइंट से जो भी हमारी एक्सिस पास होंगी, जैसे ये वाई एक्सिस हो रही है, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो ये क्या होंगी, ये सेंट्रॉइडल एक्सिस होगी। और ये की ध्यान रखना कि तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ अ प्लेन फिगर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड सेंट्रॉइडल एक्सिस। जैसे आप देख ही रहे हो, ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड आर थ्री सेंट्रॉइडल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ओ। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सिस ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो जब भी आप सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते हो, तो सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सिस की जरूरत होती है, आपको किस एक्सिस से वो आपको मेजरमेंट करनी है, तो वो आप
उस मेन एक्सिस को ना कंसिडर करके उसके पैरेलली एक आप एक एक्सिस ऑफ दूसरा एक्सिस कंसिडर करते हो जिसे हम एक्सिस ऑफ रेफरेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ये कि द एक्सिस ऑफ रेफरेंस ऑफ प्लेन फिगर इज जनरली टेकन एज द लोएस्ट लाइन ऑफ फिगर फॉर कैलकुलेटिंग वाई बार एंड एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन ऑफ द फिगर फॉर कैलकुलेटिंग एक्स बार। अभी वाई बार एक्स बार क्या है? तो एक्स बार एंड वाई बार ये आपके सेंट्रोइडल पॉइंट जो होगा उसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा वाई। तो ये एक्स बार वाई बार वही पॉइंट है कि जो भी एक्स बार क्या होगा आपका ये डिस्टेंस होगा फ्रॉम द वाई एक्सिस, सेंट्रोइडल पॉइंट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, और जो वाई बार होगा वो क्या होगा आपका सेंट्रोइडल पॉइंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये है एक्सिस ऑफ रेफरेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैलकुलेटिंग सेंट्रोइड ऑफ फिगर होल ऑफ द प्लेन फिगर इज प्लेस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जब हम सेंट्रोइड फाइंड आउट करते हैं किसी फिगर का, तो हम क्या करते हैं कि जो पूरा प्लेन फिगर होता है हम उसे एक पहले क्वाड्रेंट में ही रख के करते हैं, जिससे जो हमारी एक्स बार और वाई बार के लिए जो हमारे एक्सिस ऑफ रेफरेंसेस हो जाएंगे वो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम कंसिडर करके वाई बार और एक्स बार कैलकुलेट करेंगे। ये मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब जैसे आपको पता है कोई भी अगर एक प्लेन है जो दोनों साइड से सिमेट्रिकल है, जैसे अगर हम उसमें एक डाइवर्जन पॉइंट डाल दें, डाइवर्जन लाइन ड्रॉ करें, तो जो उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर वो सिमेट्रिकल है, इट मीन्स उसका जो क्या है कि जो एरिया है लेफ्ट साइड के फिगर का एंड राइट साइड के फिगर का अगर वो बराबर है या सिमेट्रिकल है, तो हम वो एक्सिस जो उसको डिवाइड कर रही होगी वो होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज द एक्सिस अबाउट विच द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज सिमेट्रिकल ऑन बोथ ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, तो इतना इसमें यही है एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। अब हम बताते हैं कि कैसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे इसमें 4 मेथड्स होते हैं। पहला होता है ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन बाय मूवमेंट्स, सेकंड थर्ड होता है बाय ग्राफिकली मेथड एंड फोर्थ बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन ईजीएस्ट होता है, बट अगर बाय मूवमेंट से अगर आप निकालोगे तो वो एक्चुअली आपका करेक्ट आता है। ठीक है, इसमें जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स है इसमें हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बड़े बड़े कंपोजिट सेक्शंस के लिए, तो कंपोजिट सेक्शन के लिए हम बाय मूवमेंट्स का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन के लिए हम जो मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। तो नेम ऑफ द फिगर क्या है आपका? पहना है रेक्टेंगल। तो ये कुछ आपके फिगर्स हैं जो जिनका हम एक्स बार और वाई बार पढ़ेंगे और उनका एरिया भी पढ़ेंगे। एक्स बार वाई बार इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। ठीक है, कोऑर्डिनेट है ये सेंट्रॉइड के एक्स बार एंड वाई बार। तो रेक्टेंगल, आपको पता है रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो एरिया होता है वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। हमने लेंथ को यहाँ बी मान रखा है, ब्रेथ को एच, तो एरिया क्या हो जाएगा बी इंटू एच। तो एक्स बार और वाई बार क्या होंगे? एक्स बार और वाई बार उनका जो सेंट्रॉइड होगा वो उसके सेंटर पे लाई करेगा, यानी कि जो हमारा एक्स बार है अगर हम इसे वाई कोऑर्डिनेट से देखें तो ये हमारा क्या आएगा, एक्स बार क्या हो जाएगा वाई बी बाय 2 हो जाएगा। जबकि हम इसको अगर वाई बार निकालें तो हम क्या कहते हैं, हमने बताया था वाई बार क्या होता है, वाई बार होता है डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है ना, क्या होता है डिस्टेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा h/2 रेक्टेंगल के केसेस में। तो स्क्वायर के केसेस में भी सेम होता है, जो आपका एरिया होता है वो क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड क्या मानिए b, क्योंकि इनकी सारी साइडें सेम होती है तो b इंटू बी, एंड एक्स बार क्या होगा b/2 और वाई बार भी क्या होगा b/2। तो ये आप देख रहे हैं ना, मैं ये आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये सारे इनके फिगर्स है पैरेललोग्राम के, आपको पता है एरिया b इंटू एच हो जाएगा, इसका भी सेम, और एक्स बार वाई बार भी इनके b/2 और h/2। राइट एंगल ट्राइंगल, अब देखो बहुत लोगों को दिक्कत होती है ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए एरिया तो सबको पता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट जब आप एक्स बार फाइंड आउट करोगे तो एक्स बार फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए एक्स बार है क्या एंड वाई बार है क्या। एक्स बार मैंने बताया था डिस्टेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट फ्रॉम वाई एक्सिस, इट मीन्स वाई एक्सिस से जो एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या है उस सेंट्रॉइड के लिए,
तो मैंने बताया कि एक्स बार आपका इसमें क्या होगा, बी अगर आपका बेस है तो एक्स बार क्या होगा, बी बाई थ्री। एक्स बार क्या होगा, बी बाई थ्री। ये ऑरिजिन से कंसिडर करना, आप ऑरिजिन एज्यूम कर सकते हो, उसी से आपको एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट करना है, ये ध्यान रखना। तो ऑरिजिन हमने मान लिया, जो ऑरिजिन को मान के हमने एक्स बार हमारा क्या आ जाएगा, बी बाई थ्री, और वाई बार क्या आएगा हमारा, एच बाई थ्री। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आएगा ये सेंट्रॉइड पॉइंट होगा राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, एरिया एज इट इज सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक्स बार क्या होता है इसमें, बी बाई टू हो जाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स तीनों साइड क्या होती हैं इनमें, बराबर होती हैं, तीनों साइड क्या होती है इनमें, बराबर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जैसे कि एक्स बार बी बाई टू आएगा एंड वाई बार एच बाई थ्री आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब मैं आपको जैसे बताऊं सर्कल का, आपको सर्कल का तो पता ही होगा कि एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और एक्स बार और वाई बार इसके दोनों बराबर बराबर होंगे, यानी कि आर और आर, क्योंकि सारी इनकी कहीं से भी इसके सेंटर से डिस्टेंस नहीं तो वो आर ही होता है इसका डिस्टेंस। तो ऑरिजिन से भी इसका जो डिस्टेंस होगा एक्स बार वाई बार वो भी आर आर होंगे। ठीक है, तो ये कुछ हैं, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। ट्रेपेजियम का है, ट्रेपेजियम के फाइंड आउट कर सकते हो। ट्रेपेजियम का आपको पता होगा एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हाफ इंटू सम ऑफ ऑन पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाफ ऑफ ऑन सम पैरेलल साइड, तो ये सम ऑफ ऑन पैरेलल साइड यानी कि ए प्लस बी इंटू हाइट क्या है, एच। अब इसमें एक्स बार और वाई बार का आप ये फॉर्मूला याद रख लेना सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए ट्रेपेजियम का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में थ्री ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये एक्स बार आपका ट्रेपेजियम का है, एक्स कोऑर्डिनेटर सेंट्रॉइड का ट्रेपेजियम के। वाई बार क्या होगा, टू ए प्लस बी अपॉन में ए प्लस बी इंटू एच बाई थ्री। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे थोड़े बहुत ये ट्रेपेजियम के, क्योंकि ट्रेपेजियम का भी अगर आपको प्लेन फिगर आ जाए तो पता हो कि इसका सेंट्रॉइड का पॉइंट क्या क्या होते थे। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स। राइट सिलेंडर के भी आप देख सकते हो, आपको सिलेंडर का एरिया पता होगा और वॉल्यूम भी पता होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो एक्स बार और वाई बार, एक्स बार आपका आर होगा, ठीक है, एंड वाई बार आपका एच बाई टू। अगर आपकी एच हाइट है तो वाई बार क्या होगा, एच बाई टू। ठीक है, तो ये कुछ कुछ है, आप ये देख सकते हो। अब जो हमारा मेन मोटिव है, जो हम सबसे ईजीएस्ट वे जो होता है फाइंड आउट करने का, वो होता है मेथड ऑफ मूवमेंट। हम क्योंकि इस पर कंपोजिट सेक्शन का भी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेथड ऑफ मूवमेंट, अब आपको पता होना चाहिए मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट आपको पता होना चाहिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हमने क्या कंसीडर करनी है, एक बॉडी है जो बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बनी है, M1 M2 M3 M4। ठीक है, उनका हमने डिस्टेंस ले लिया एक्स एक्सिस तक और वाई एक्सिस तक। तो हमने अगर M1 का डिस्टेंस लिया एक्स एक्सिस तक, तो हमने मैंने क्या कहा था, जैसे कि हम अगर एक्स एक्सिस तक ले रहे हैं तो हम उसे वाई कंसिडर करते हैं। तो Y1 Y2 Y3 Y4। ठीक है, अगर हमने ऐसे ही उसका अगर वाई से अगर लेंगे तो वो हमारा एक्स एक्सिस में आएगा, तो X1 X2 X3 X4। ठीक है, ये आपके हो गए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ऑफ सेंट्रॉइड एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आपके डिस्टेंस हो गए। अब हम फाइंड आउट कैसे करेंगे एक्स बार और वाई बार। बेसिकली इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला होता है एक्स बार का, तो हम जैसे बॉडीज को स्प्लिट कर देंगे, हम उसका अलग अलग एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद हम उनका टोटल एरिया को उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि A1 X1 और A2 X2 इन्होंने तो मास कंसिडर कर रखा था, बट अगर मास ना दिया हो तो आप एरिया से भी निकाल सकते हो। बट हमारे लिए जो सबसे ईजीएस्ट वे होता है कि एरिया से हम उसके सेंट्रॉइड के पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 सो ऑन अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आ जाएगा आपका एक्स बार के पॉइंट। वाई बार के M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। अब आपको एरिया दे रखा हो तो A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 अपॉन में A1 प्लस A2 प्लस A3, जिसको हम एक्स बार को हम समीशन ऑफ AX अपॉन में समीशन ऑफ A ये भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स मेथड ऑफ मूवमेंट फाइंड आउट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड। ठीक है, अब जैसे हमारा पहला ही फिगर है, ये क्या है, हमारा एक एल शेप्ड प्लेन फिगर है। ठीक है, जैसे कि अब आपको दिख रहा होगा, हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, हमने इस पूरे प्लेन फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 और 2। अब हम 1 और 2 के अलग अलग पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर उसको हम a1x1 प्लस a2x2 अपन में a1 प्लस a2 करके हम उसके x बार और a1y1 प्लस a2y2 अपन में a1 प्लस a2 करके y बार कोऑर्डिनेट जो सेंट्रॉइड का है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर हम पहले जैसे हम एक टेबल बनाते हैं, इसमें टेबल बना के करोगे तो आसानी होगी। ठीक है, हमने पहला कंपोनेंट हमने कंसिडर कर लिया है, फर्स्ट वाला कंपोनेंट हमने कंसिडर किया है ये जो हमारी, जिसकी आपको पता है ब्रेथ दे रखी है 100, लेंथ दे रखी है 8। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पहले कंपोनेंट का एरिया आ जाएगा 100 इंटू 8, 800। ठीक है, अब हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करनी है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेंट्रॉइड के जो ये होते हैं, ये हमारे डिस्टेंस होते हैं। जैसे वाई एक्सिस का अगर हमें फाइंड आउट करना है, वाई एक्सिस से फाइंड आउट करना है तो हमारा वो एक्स पॉइंट आएगा, और अगर हमें एक्स एक्सिस से फाइंड आउट करना है तो हमारा वो वाई पॉइंट आएगा। ठीक है, तो एक्स पॉइंट क्या होगा, एक्स पॉइंट क्या होगा, एक्स पॉइंट होगा तो हमारा वाई पॉइंट से होगा। मैंने आपको पहले रेक्टेंगल का पहले ज्योमेट्रिकल मेथड में मैंने आपको बताया था कि जो रेक्टेंगल के केस में जो एक्स बार होता है वो आपका क्या होता था, b/2। ठीक है, तो यहाँ पे b आपका क्या है, वहाँ लेंथ थी, यहाँ पे आपकी लेंथ क्या है 8, तो यहाँ पे x बार क्या हो जाएगा आपका 8/2 यानी कि 4। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि y बार क्या होता था आपका h/2। अब इधर h क्या है आपकी, हाँ आपकी ब्रेथ होती थी, यहाँ पे आपका वो 100 है, तो 100/2 यानी कि 50। ये पहले कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, फिर हम ए इंटू एक्स करेंगे, यानी कि पहले कंपोनेंट के एरिया को, जो हमने एक्स फाइंड आउट किया है पॉइंट अभी पहले कंपोनेंट के सेंट्रॉइड का, वो वाला हम फाइंड आउट करेंगे। तो ए इंटू एक्स, ए क्या था 800, एक्स क्या आ जाएगा 4, तो 800 इंटू 4 क्या हो जाएगा 3200। ठीक है, और ऐसे ही अब हम अगर y कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से, a इंटू वाई, तो वो क्या आ जाएगा 40,000। अब हम दूसरे कंपोनेंट पे आते हैं। ये जो आप ये देख रहे हो, ये हमने जो डॉटेड लाइन्स आ रही है, इट मीन्स हमें जो दूसरा कंपोनेंट कंसिडर करना है वो हमें डॉटेड लाइन से ही कंसिडर करना है। ठीक है, तो टोटल आपको लेंथ दिख रही है 75 है, बट हमने पहले फिगर की लेंथ 8 को माइनस करना पड़ेगा दूसरे वाले की लेंथ कंसिडर करने के लिए। ठीक है, तो 75 माइनस 8 करोगे तो क्या आ जाएगा 67। तो क्या आ जाएगा 67। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं 67। ठीक है, और इसकी आपको पता है ब्रेथ इसकी 8 दे रखी है, ब्रेथ कितनी दे रखी है 8। अब हमें दूसरे वाले कंपोनेंट का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सेकंड कंपोनेंट लेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, जैसे मैं आपको बताया था 67 इंटू 8, तो 67 इंटू 8 536 आ गया आपका इसका एरिया दूसरे कंपोनेंट का। अब हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है। एक्स कोऑर्डिनेट हमारे मतलब कि वाई एक्सिस से हम जो कंसिडर करेंगे। तो वाई एक्सिस से अगर हमें एक्स बार फाइंड आउट करना है दूसरे कंपोनेंट का, तो वो क्या होगा, पहले तो देखो जो पहले कंपोनेंट का 8 है उसको हमें प्लस करना पड़ेगा, और फिर हमें जो ये लेंथ इसकी कितनी थी 67 थी दूसरे वाले कंपोनेंट की, उसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम b/2 करते थे एक्स बार फाइंड आउट करने के लिए रेक्टेंगल के केस में। तो 8 प्लस 67/2, तो कितना आ जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 41.5। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट में इसमें कोई वो नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट हम एक्स एक्सिस से फाइंड आउट करते थे, आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था। तो इसमें जो दूसरे कंपोनेंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स एक्सिस से होगा। इसमें तो हमें पहले वाले का कुछ कंसिडर करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक्चुअली में अलग से ही इसका ब्रेथ है 8। तो इसका क्या हो जाएगी वाई बार 8/2 यानी कि 4। तो सेम एज इट इज हम इसमें ए एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, ए इंटू एक्स, ए कितना था 536, एक्स कितना था 41.5, तो 22,244 आ जाएगा। सेम एज इट इज हम ए वाई कैलकुलेट कर लेंगे, जो आपका 2144 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम,
जो ए एक्स आया दोनों कंपोनेंट का वो हम समीशन कर लेंगे। ठीक है, तो इनका जो समीशन करेंगे तो 25,444 आ जाएगा। ए वाई का भी हम दोनों कंपोनेंट का समीशन कर लेंगे जो आपका 42,144 आ जाएगा। और टोटल एरिया का भी समीशन कर लेंगे जो दोनों कंपोनेंट के, वो क्या आ जाएंगे 1,336। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक्स बार और वाई बार निकालने का इस पूरे एड शेप्ड प्लेन फिगर का। तो वो मैंने आपको बताया था एक्स बार क्या होता है, समीशन ऑफ ए एक्स अपॉन में समीशन ऑफ ए। तो समीशन ऑफ ए एक्स हमने निकाल लिया था। ठीक है, समीशन ऑफ ए एक्स निकाल लिया था 25,444 और समीशन ऑफ ए भी हमने निकाल लिया था 1,336। तो ये आपका 19.04 mm आ जाएगा। ऐसे ही वाई बार भी हम निकाल सकते हैं। वाई बार का फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ ए वाई अपॉन में समीशन ऑफ ए। ठीक है, जो क्या था 42,144 अपॉन में 1,336। तो ये कितना आ जाएगा 31.54 mm। तो अब आपका जो सेंट्रॉइड होगा पता होना चाहिए, वो सेंट्रॉइड आपका कहाँ होगा। हैंस सेंट्रॉइड विल बी 19.04 mm फ्रॉम वाई एक्सिस, क्योंकि हमारा जो एक्स बार आया है वो 19.04 है। मैंने आपको बताया था एक्स बार जो होगा हमारा जो कोऑर्डिनेट वो वाई एक्सिस से होगा। तो 19.04 mm होगा वाई एक्सिस से और 31.54 mm होगा वो एक्स एक्सिस से होगा। ठीक है, जैसे जी पॉइंट इन्होंने कुछ यहाँ डॉट कर रखा है, यही इसके कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया है। आप ऐसे और भी एग्जाम्पल इसके कर सकते हैं, बट आपको यही करना है कि कंपोजिट सेक्शन में आपको उनको दो फिगर में या दो कंपोनेंट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब जैसे टी सेक्शन है, इसको भी अगर आप दो कंपोनेंट में डिवाइड करोगे जब भी जाके आपका ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आपको पता है एक्स बार वाई बार कैसे निकालना है। अगर रेक्टेंगल है तो एक्स बार v/2, अगर और जो वाई बार होगा वो h/2 होगा। ठीक है, तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, b/2 एंड h/2। ठीक है, तो आपको दोनों कंपोनेंट के इंडिविजुअली फाइंड आउट करने हैं, वो फिर समीशन ऑफ ए एक्स करके, मतलब a इंटू एक्स करके, और दोनों कंपोनेंट को फिर समीशन करना है और फिर उनके समीशन ऑफ एरिया दोनों कंपोनेंट के एरिया से डिवाइड करना है। वो आपको एक्स बार होल एरिया का, मतलब होल प्लेन फिगर का। ठीक है, ऐसे ही आपका ए वाई आ जाएगा। तो दोस्तों ये करना, अगर नहीं होता है तो मैं अगली वीडियो में आपको ये टी वाले सेक्शन का और जो हमारे ई वाले सेक्शन भी होते हैं, ई और सी वाले, ठीक है, तो ये भी मैं करा दूंगा। तो आप जब तक ये ट्राई करना, ये मैं आपको जो ये इमेजेस हैं जो भी ये मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो थी। तो कैसी लगी मुझे बता के ज़रूर ये थोड़ा मोटिवेट करना कि मैं आगे और भी इससे अच्छी वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मेरे से कर से पूछ सकते हो। अगर किसी का मेरा नंबर है तो मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकता है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर योर और सपोर्ट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।